हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजन IS की फरवरी मंथ की मैगजीन है जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक जो था यूनिट पॉलिटी एंड गवर्नेंस का उसको मैंने ख़त्म कर दिया था। आज दूसरी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला आर्टिकल, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में समझेंगे। क्यों सुर्खियों में रहा, ये पॉलिसी है क्या, इस पॉलिसी के साथ क्या चुनौतियां हैं और इसके साथ साथ जो इसके समाधान क्या है, आगे की राह क्या हो सकती है, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। प्री प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन है। शुरुआत करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में विदेश मामलों की जो संसदीय स्थायी समिति है उसने क्या किया कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इस पे एक अपनी 22वीं रिपोर्ट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और अन्य सारी कार्रवाइयों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह जो है रिपोर्ट क्या है, जुलाई 2023 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो बात आती है कि अब इसी के लिए न्यूज़ में था, लेकिन अब बात आती है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या। ये बात जब आप समझेंगे तभी तो समझेंगे ना कि इस रिपोर्ट में अन्य सारी बातें क्या कही गई हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो 2008 में फॉरेन पॉलिसी के एक उपकरण के रूप में, इसी के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, अपनाया गया था। जिसमें क्या होता है कि जो हमारे भारत है इसका पड़ोसी देश जो भी हैं, पड़ोसी देश, इनके साथ हमारा मजबूत संबंध स्थापित करना, इनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना, जो भी डाइवर्सिव सेक्टर हैं उनको स्थापित करना, हमारे साथ उनके साथ सहयोग, सुरक्षा, ठीक है, और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यही जो है हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान देना इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ हमारा मजबूत संबंध स्थापित होता है। इसमें क्या है कि यह जो संबंध होगा वो परस्पर परामर्श के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ और परिणाम अनुरूप दृष्टिकोण को अपना करके यहाँ पे उसको संबंधों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई प्रामाणिक तौर पे पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आए। ठीक है, तो यही कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, अनेक प्रकार के जो सेक्टर्स है उसमें सहयोग बढ़ाया जाएगा, सिक्योरिटीज़ को अच्छा बना के, मतलब सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। आमतौर पे लोगों का जो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ा करके तभी जा करके डाइवर्सिफाई सेक्टर्स में इस पर हम काम कर सकते हैं, इसलिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है एक प्रकार की गतिशील पॉलिसी है, यानी कि ये एक प्रकार की, इसमें ये नहीं कि इसमें ठहराव आ गया है, स्टैटिक है, बल्कि ये समय के साथ बेहद डायनामिक पॉलिसी है। ये जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे बदलाव आएंगे उसमें वैसे उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं और ये नए नए जो इंटरेस्ट उभरेंगे और जो भी रीजनल स्थितियाँ होंगी, परिस्थितियाँ बनेंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन को स्थापित करके ये पॉलिसी इवॉल्व होती है। तो यानी हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को समझ लिया। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में नेक्स्ट आते हैं कि ये तो हमने देख लिया। अब आता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्व क्या है। अब ये महत्व कहाँ पूछेगा, मेंस में पूछेगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को पूछ सकता है, मैप आप यही बनाइएगा। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा महत्व, तो महत्व मेंस में सवाल में बनेगा। तो महत्व में आप ऐसे महत्व को लिखो। ठीक, और उसमें आप ऐसे फ्लोचार्ट डायग्राम बना लो 3-4। ठीक है, 3-4 ऐसे फ्लोचार्ट डायग्राम बना लो और इसमें महत्व को आप इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में लिख लो ऐसे छोटे छोटे करके। तो वैसे करोगे आप तो आप मेंस के आंसर भी छोटे छोटे लिख सकोगे। ठीक है, तो अभी आता है कि सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत की जो भी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की मदद से वो पूर्ति होती है। कैसे, जब चीन है, वो चीन जैसी जो बाहरी शक्ति उसके मुकाबला करने के लिए चीन की, आपने जानते होंगे कि हमारे जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें चाइना अपनी जो है प्रेजेंस को काफ़ी अधिक बढ़ा रहा है, कनेक्टिविटी को उसमें इम्प्रूव कर रहा है, लोन दे रहा है, जो एक प्रकार से उसकी आर्थिक नीति का उपकरण है, जिसमें आर्थिक नीति का इस्तेमाल करके फॉरेन पॉलिसी को जो है वहाँ पे देशों को वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए, खुले हिंद प्रशांत महासागर का जो विज़न है उसको बढ़ाने के लिए साउथ एशिया, उसमें हमें क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है कि भारत के वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली हो गया, जैसे कि UNSCIMF, इसमें भी आवाज़ सुधारों के लिए पड़ोसी देशों के साथ हमारा सहयोग अच्छा रहेगा, तभी वे हमारा साथ दे पाएंगे और इसमें अनेक प्रकार की जो भी जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसमें हम सुधार ला पाएंगे। तो हमारी जो भारत की सामरिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करके पूरा कर सकते हैं। दूसरा आता है बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। ठीक है,
बहुपक्षवाद क्या है? मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें कि जो अनेक प्रकार के क्षेत्रीय संगठन होंगे, छोटे छोटे क्षेत्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, उसके माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे तो बहुपक्षवाद भी मजबूत होगा। भारत का सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देगा। मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, उसमें 3 प्रकार के पावर्स होते हैं। ठीक है, एक होगा आपका हार्ड पावर, एक आपका हार्ड पावर, दूसरा आपका होगा सॉफ्ट पावर, और तीसरा आपका होगा स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझते हैं। हार्ड पावर, हार्ड पावर मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है पिछले क्लासेस में। तो हार्ड पावर इसमें होता है जिसमें मिलिट्री होगी, आपके जो डिफेंस एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके हार्ड पावर है। मतलब आपके पास इतनी मिसाइलें, आपके पास इतनी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, आपके पास परमाणु शक्ति है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके हार्ड पावर में आती हैं किसी भी देश की। सॉफ्ट पावर में आती है कल्चरल चीज़ें, जैसे कि मान लो आपका कल्चर कितना मजबूत है। ठीक है, आप ऐसा कौन सा मतलब पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो जिससे कि पूरे विश्व का कल्याण, जैसे कि भारत का योगा हो गया, ठीक है, फूड हो गया, फैशन हो गया। ठीक है, ये भी क्या होती है, एक पावर को आपको दर्शाते हैं। जैसे कि वेस्टर्न डिशेस क्या हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक सॉफ्ट पावर है। चाइनीज़ फूड क्या है? चाइना का एक सॉफ्ट पावर है। ठीक है, कोरियन म्यूजिक की जो इतना अधिक प्रचलित हुआ है, BTS वगैरह, ये क्या है? कोरिया की सॉफ्ट पावर है। इसी प्रकार से भारत का योगा सॉफ्ट पावर है, पूरे देश में पूरे विश्व में एक्सेप्टेंस इसका बढ़ गया। तो ये सॉफ्ट पावर होते हैं जो कि आपका प्रेजेंस, आपके देश का जो नेतृत्व होगा वो अन्य पॉजिटिव वाइब्स में, जो कि वो पूरे विश्व में फैलाते हैं और एक्सेप्टेंस उसका बढ़ता है। तो ये आपका सॉफ्ट पावर हो गए। अब जब ये पहले यही 2 पावर थे, बाद में जोसेफ पी नाई एक पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं, IR में आप पढ़ते होंगे, जोसेफ नाई को। ठीक है, जोसेफ नाई, उन्होंने स्मार्ट पावर का एक कॉन्सेप्ट दिया। कैसे कॉन्सेप्ट दिया? तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को अगर मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्मार्ट पावर बन जाएगा। ठीक है, स्मार्ट पावर, तो ये आपके स्मार्ट पावर होता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि सॉफ्ट पावर के प्रेजेंस को क्या है, यही जो है आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो आपका बढ़ाएगी। कैसे? कल्चरल जो और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देगी, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देगी और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि यही कल्चरल चीज़ें उसमें होती हैं। ऐसे में आप जानते होंगे कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि क्या होगा कि भारत को ऐसे शांति और सहयोग आधारित जो क्षेत्रीय संगठन होंगे या संबंध होंगे उसके बनाने से भारत को एक जिम्मेदार और क्रिएटिव एक्टर के रूप में ये स्थापित कर पाएगी सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, सॉफ्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाकर रखें, ताकि जो भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी हो जाना, अवैध प्रवासन होना, जैसे म्यांमार के साथ अभी अवैध प्रवासन होता है, बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि निपटने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन है, ऐसे गैर पारंपरिक खतरे होते हैं जिससे निपटने में सहयोग की आवश्यकता होती है। साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत के जो सिक्योरिटीज़ है, जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता, रीजनल जो इंटीग्रेशन है, क्षेत्रीय अखंडता, इसको सुनिश्चित करने के लिए, टेररिज्म के जो विरुद्ध में प्रयास करने के लिए, उग्रवादी विरोधी अभियानों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो संगठित अपराध हैं उससे निपटने के लिए, इसमें हमें अपने देशों के साथ जो भी हमारे पड़ोस देश हैं उनके साथ हमें अपने जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और भारत जानते हैं कि आपको सागर क्षेत्र, मतलब इस पूरे आपका जो समुद्री क्षेत्र है उसमें सभी के लिए सुरक्षा और विकास, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन जो है, सागर नामक विजन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में ये आपका पूरा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसका काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण रोल बढ़ जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास में अगर देखा जाए तो ये सहयोगपूर्ण होता है। कैसे? जो रीजनल जो आपका ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होंगी, सीमा पार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी वृद्धि की बढ़ाएगी। इससे क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसी से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वो आपका इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो तो बांग्लादेश से अगरतला रेल लिंक का निर्माण हुआ, कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आप जानते ही होंगे, बहुत महत्वपूर्ण बार न्यूज में रहता है। तो इससे क्या होगा, भारत में पूर्वोत्तर में जो भी आपका विकास की कमी है उसको दूर किया जा सकता है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेपाल और भूटान, क्योंकि इनके पास बिजली की अपार संभावनाएं हैं। और आपको पता होगा कि अब पिछली क्लासेस में मैंने बताया, जनवरी वाली मैगजीन में ही जब मैं पढ़ा रहा था, तो अभी मैंने उसको पूरा तो नहीं कराया है, लेकिन उसमें जब इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ा दिया उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपाल के साथ भारत जो है अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली की जो है सप्लाई, मतलब लेने का
ठीक है, नेपाल भारत को देगा, उस प्रकार पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक तरफा ना रख के, बल्कि उन्हें भी ये एहसास कराएं कि भारत का जो है, भारत की भी ज़रूरत है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने से आपके दूसरों को लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आर्थिक विकास में भी सहयोगपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ बहुत सारी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं, और हमें करना क्या है, इन्हीं सारी चुनौतियों को देखना है। क्योंकि ये आलोचनात्मक जब विवरण लिखोगे, आप आलोचनात्मक समीक्षा लिखोगे किसी भी एग्जाम्स में, जब यूपीपीसीएस या बीपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में जब आप लिखोगे तो ये पूछता है। ठीक है, तो इसमें चुनौतियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास क्या है, भारत के जो पड़ोसी देशों उनके साथ हमारे ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद हैं, जैसे सीमा विवाद हो गया, तनाव, और ये इसीलिए तनाव और अविश्वास इसी से पैदा होता है। और इसी से कभी कभी क्या होता है कि भारत में जो पड़ोसी देश है उसमें भारत विरोधी भावनाएं भी जन्म लेती हैं, जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो तनावग्रस्त हो जाता है। और इससे क्या होता है, अभी इसी से बिग ब्रदर सिंड्रोम, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, बिग ब्रदर सिंड्रोम की भावना का भी निर्माण होता है। कैसे होता है, तो मतलब जब भारत के जो पड़ोसी देशों को देखो आप, तो बहुत छोटे छोटे से, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव वगैरह। इससे क्या होता है, अभी मालदीव तो ताज़ा उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि भारत की काफ़ी बड़ी स्थिति है, सीमा काफ़ी बड़ी है, तमाम चीज़ें आप देखो तो भारत का पूरा भौगोलिक आकार भी काफ़ी बड़ा है। सिक्योरिटी और जो डिफेंस की जो भारत की एक्टिविटीज़ हैं, उससे होता क्या है कि लोगों में यह आशंकाएं पैदा होती हैं कि कहीं ना कहीं जो है अविश्वास के नज़र से भारत को देखने लगते हैं। जो द्विपक्षीय संबंध अगर हमारे ख़राब होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, तो ऐसे में इसी प्रकार से बिग ब्रदर सिंड्रोम की जो भावना का निर्माण होता है। तो ये भी चुनौती है भारत की। अभी भारत पाकिस्तान के साथ आप जानते हो कि सीमावाद बहुत ज़्यादा है, इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, थोड़ा थोड़ा हर जगह है। भारत की घरेलू राजनीति भी कई बार क्या होती है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को जो है एक नए प्रकार के आयाम देती रहती है। और ऐसे में जो भारत की जो घरेलू राजनीति होगी वो भी क्या करती है कि फॉरेन पॉलिसी को निर्माण करने में मदद देती है। ठीक है, यहाँ आप अगर देखो तो भारत पड़ोसी देशों में गतिशीलता बहुत सारी है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता भी है, कमज़ोर शासन व्यवस्था भी है, और आंतरिक संघर्ष भी है। जिससे क्या होता है कि भारत अगर कहीं विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें जो परियोजनाएँ होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें सहयोग समन्वय की बाधा होती है। कई बार सत्ता परिवर्तन होता है तो भी उसमें द्विपक्षीय संबंध में प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो भारत में भी, भारत के जो पूरे सैनिक थे उनको मालदीव ने हटा दिया। अभी सबसे निम्नतम स्तर पे है ना भारत और मालदीव के संबंध। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इंटरनल जो संघर्ष होता है, इसके कारण क्या होता है कि आतंकवाद और पड़ोसी देशों से जो अवैध प्रवासन उसको बढ़ावा मिलता है। जैसे अभी म्यांमार वगैरह में देखो आप, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इससे आतंकवादी उग्रवादी हमलों का खतरा भारत में बढ़ जाता है। भारत के पास क्षमता सीमित है और संसाधन भी सीमित है, क्योंकि भारत के पास खुद भी आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में इससे क्या होता है कि अभी विकासात्मक परियोजनाओं में देरी होती है, इससे निराशा भी पैदा होता है, अविश्वास भी पैदा होता है। तो इससे भारत का इफेक्ट, प्रभाव जो होता है वहाँ पे उन देशों में कम हो जाता है। भारत की अब देखो तो बहुपक्षवाद कमजोर होना, जैसे कि सार्क जैसी संस्था निष्क्रिय हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण। ऐसे में रीजनल जो कॉपरेशन है उससे उसको बढ़ावा देने में यहाँ पे कैपेसिटी उसकी कमज़ोर होती है भारत की। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, इसको आप चुनौतियों में लिख सकते हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी आप इसको लिख सकते हो। तो संसदीय समिति ने जो सिफारिश दी है उस सिफारिशों को आप देखो तो आप सही में जो भारत के जो पड़ोस प्रथम की नीति है, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके आगे की राह में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि विकासात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन बहुत तेज़ी से होना चाहिए। इसके लिए जो अलग अलग मंत्रालय विभाग है उनके द्वारा सभी कार्यक्रमों और पहलों को पहचान करने के लिए एक सेल हो, उसकी स्थापना हो, जो उसकी निगरानी कर सके और निरीक्षण तंत्र को मजबूत कर सके। सीमा पार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को हमें बढ़ाना चाहिए, निवेश में भारत वृद्धि करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सीमावर्ती देशों में, वहाँ पे और सभी एजेंसियों में उनके हितों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो पाएगा। ये भी देखना है। बिम्स्टिक विकास निधि को हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे कि क्षेत्रीय विकास कोष की स्थापना हो जो कनेक्टिविटी संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे क्षेत्रीय मंचों के लिए। इसमें जैसे आपने देखा कि बिम्स्टेक वगैरह जो क्षेत्रीय मंच हैं, सार्क वगैरह, उनमें एक विकास निधि का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कल्चरल जो कॉपरेशन है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि भारतीय सांस्कृतिक परिषद हो गया, ललित कला क्षेत्र हो गया, इसमें आदान प्रदान हो, छात्रवृत्ति योजनाएं हो, वहाँ के जो पड़ोसों की जो छात्र हैं उनको भी भारत बुलाया जाए, भारत के छात्र भी पड़ोस जा सकते हैं। इससे पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन वगैरह में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो रीजनल फ्रेमवर्क उसकी समीक्षा हो, किसके स्तर पे, जो वास्तविक समसामयिक आवश्यकताएं हैं वर्तमान में, करंट जो भी नीड है उसके आधार पे इसकी समीक्षा हो।
और इनको उन्नत, ऊर्जावान और मजबूत बनाया जाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, उसके साथ हमारा समन्वय कर लिया जाए, ठीक है। इससे समन्वय होगा तो क्या होगा कि रीजन जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा कनेक्टिविटी है, आर्थिक विकास है, सिक्योरिटी, इसको हमें बढ़ावा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आप इसको लिख सकते हो, इसमें आप डायग्राम बना करके या फ्लो चार्ट बना करके, पड़ोसी देशों के साथ हमारे जुड़ाव के लिए 5S का सिद्धांत क्या है हमारा, उनके साथ रिस्पेक्ट उनको करना है, यानी कि सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, संवाद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तक आप संवाद नहीं करोगे दो देशों के बीच में, आपके पास अविश्वास बना रहेगा, ठीक है। शांति बहुत ज़रूरी है, यही सारी चीज़ें, शांति तो सबका मूल है। शांति नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगी, तो फिर आपका जो है सब कुछ बेकार हो जाएगा प्रयास। समृद्धि भी जरूरी है, पड़ोसी देशों के साथ समृद्धि अगर नहीं होगी पड़ोसी देशों में, तो वहाँ पे अस्थिरता पैदा होगी राजनीतिक और आर्थिक रूप से। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के जो अवैध आप्रवासन है, आतंकवाद है, अनेक प्रकार के मुद्दे यहाँ पे उभरने लगते हैं। संस्कृति को प्रमोट करना हमारा जरूरी है। इन सारे 5S का सिद्धांत है, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति। इससे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पड़ोसी देशों से हमारा संबंध मजबूत बन सकता है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है। पहला आर्टिकल आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। और अधिक जानना है तो यहाँ पे QR कोड को आप यहाँ पे स्कैन करो और आप पढ़ सकते हो, इसमें और भी सारी चीज़ें। म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो है, ये दूसरा आर्टिकल है। फ्री मूवमेंट रिजीम विथ म्यांमार न्यूज़ में क्यों रहा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच में जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था है, फ्री मूवमेंट रिजीम विथ म्यांमार, इसको ख़त्म करने का फैसला ले लिया। क्यों ख़त्म करने का फैसला लिया, क्या मुद्दे थे, क्या चुनौतियाँ थीं, क्या करना चाहिए, इस पे करेंगे। पहले हम लोग मैप देखते हैं। तो म्यांमार को अगर आप देखो तो म्यांमार की आप स्थिति आप जानते ही होंगे, ये आपका इधर का क्षेत्र म्यांमार का है। तो यहाँ पे आप देखो चाइना जो है, चाइना भी है ऊपर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये 4 राज्य हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार में सबसे अधिक सीमा कहाँ लगती है, तो ये पूछता भी है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा कहाँ लगती है, तो मिजोरम में लगती है, ध्यान देना आपको, ठीक है। तीसरा आपका मणिपुर में, चौथा आपका नागालैंड में। तो ये 4 राज्य जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों में म्यांमार की सीमाएँ लगती हैं। तो इसका ये अब यहाँ पे क्या था कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था थी, भारत सरकार ने इसको ख़त्म करने का फैसला ले लिया। क्यों लिया, तो इसका उद्देश्य था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश की, उसको बनाए रखना है, और म्यांमार की जो सीमा से लगे जो भी राज्य हैं, उनकी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जनसांख्यिकी संरचना है, उसको बनाए रखना है। कई बार लोग मुक्त आवाजाही से आते हैं, और म्यांमार में आप जानते हो कि वर्तमान की स्थिति क्या है, वहाँ पर सरकार तो है नहीं, मिलिट्री रूल है। तो ऐसे में वहाँ पे भी बहुत सारी चिंताएं हैं, लोग आ रहे हैं म्यांमार से, रोहिंग्या वगैरह भी आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से मिलिट्री शासन लगा है, वहाँ पे पलायन, अवैध प्रवासन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे रिसोर्सेज का दबाव होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर उसको बनाए रखना लोगों की वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पे फेंसिंग का भी फैसला कर लिया। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो मणिपुर म्यांमार सीमा पर 10 किलोमीटर के छोटे हिस्से को छोड़ करके सभी सीमा पे जो है फेंसिंग नहीं की गई है, ठीक। तो फेंसिंग यहाँ पे की जाएगी, यानी जैसे आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर फेंसिंग होता है, उसी तरह से यहाँ पे म्यांमार के साथ की जाएगी। कई बार चीन क्या करता है यहाँ पे, कई बार जो है हथियार यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे है कि अफीम, अवैध मादक पदार्थ, इसकी तस्करी भी समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फेंसिंग करने की बात की गई है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही की व्यवस्था कैसे क्या चीज़ थी वो देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत क्या था कि सीमा के दोनों तरफ जो भी रहने वाले लोग थे, उनको एक बिना वीज़ा के एक देश से दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक की अनुमति थी। यानी 16 किलोमीटर आप भारत में आ सकते हो, 16 किलोमीटर आप जो है म्यांमार में जा सकते हो। अब इसको कैसे बनाया गया था, तो 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में इसको जो है हम लोगों ने इसको फॉर्मल रूप दिया था, फॉर्मल एक तरीका उसको अपना देते कि 16 किलोमीटर आप इधर आओ, 16 किलोमीटर आप उधर जाओ, ठीक है। अब क्यों अपनाया गया था, तो हमारे पास क्या था कि सीमा पार मजबूत निजाती और पारिवारिक संबंध थे। जैसे कि कई बार क्या था कि लोग जो है, जैसे इधर मान लो कि आप मिज़ोरम में कुछ लोगों की शादी यहाँ पे म्यांमार में हुई थी, म्यांमार के लोगों की शादी यहाँ पे मिज़ोरम में हुई थी। तो पारिवारिक संबंध भी है, और खून के रिश्ते भी होते हैं, ब्लड रिलेशंस भी होते हैं, और एक प्रकार से निर्याती रूप से जो है वहाँ पे लोग क्या है कि वहाँ पे समान पाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या था कि इस कारण से यहाँ पे जो है मुक्त आवाजाही व्यवस्था को अपनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बिना अनुमति के दोनों देशों में जो है मतलब आने जाने की बात की गई थी, जिससे क्या हो कि संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखना बहुत जरूरी था, जिससे कि अगर मान लो कि अगर समान रीति रिवाज और समान क्षेत्र वाले लोग हैं, वहाँ पे बाजार है, मार्केट है,
तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर अगर आजीविका बनाए रखना है तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था सबसे बड़ी कारण होती है वहाँ पे उसको बनाए रखने की। तो ऐसे में इसको यहाँ पे बनाए रखा गया। इसी बात जो है कि अब इसके बाद इनको समाप्त करने का कारण क्या है? समाप्त करने का कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो आपको बताया मैंने कि अवैध प्रवासन होता है। म्यांमार के जो चीन लोग हैं उनके अनियंत्रित अवैध प्रवासन होता है, जिसमें क्या हो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसंख्यिकी बदलाव को बढ़ावा मिल जा रहा है। निर्याती हिंसाएं उग्रवाद हैं। मैतेई समुदाय कई कई बार क्या है कि कुकी और चीन जनजाति समुदायों के लिए अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बनाती है। और मणिपुर में आप जानते होंगे मैतेई और कुकी के बीच में जो है यहाँ पे होता है विवाद, संघर्ष होने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से भी निर्याती हिंसा उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है। म्यांमार से सैनिकों का प्रवेश भी होता है कई बार, तो इससे भी भारत की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है सैन्य शासन का। ठीक है, म्यांमार में नशीले पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। कई बार आप जानते होंगे कि नशीले पदार्थ की तस्करी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया, इन सारे यही कारण है कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ इसको इस सीमाओं को बंद किया गया है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? तो सीमा प्रबंधन यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत बनाना है। सीमा पार की जो जो आवाजाही हो या फिर सीमा के बीच में प्रभावी ढंग से उसको सुनिश्चित किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ऐसे में सीमा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सीमा संबंध वहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाए, जिससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगी तो वहाँ पे जो आवाजाही है, जो मादक पदार्थों की तस्करी है, अनेक प्रकार की अवैध गतिविधियाँ उसको रोकने में मदद मिलेगी। कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा में जैसे कि राष्ट्रीय और जो रीजनल इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा रखने के लिए म्यांमार के साथ हम भारत के कूटनीतिक प्रयास यानी डिप्लोमेटिक जो बात है वो सक्रियता होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी जो कार्रवाई होगी उससे वो भी उसका भी हम मूल्यांकन कर पाएंगे, कितना लाभ हुआ, कितना चिंताएं हैं, कितना सारी काम अभी किए जाने हैं। जो सामुदायिक भागीदारी तंत्र है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि क्या हो कि संवेदनशील मुद्दे हों, कोई भी जनजातीय समुदाय उसके बीच में कोई मतभेद हो तो समाधान के लिए हमें जनजातीय समुदायों को निर्णय में शामिल करना चाहिए। समुदायों को शामिल करने से क्या होगा कि उनकी बातों को हम समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझेंगे तभी जा करके वहाँ पे शांति और संवाद की स्थिति पैदा हो पाएगी, वरना विवाद बना रहेगा, संघर्ष की स्थिति बना रहेगा। अगर देखा जाए तो भारत और म्यांमार के बीच में अन्य संबंधों के अन्य पहलू भी हैं, जैसे कि वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध भी हैं। तो ये बात इससे हट करके है क्योंकि ये भारत म्यांमार संबंधों की बात कर रहा है। तो दोनों देशों ने बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट समझौता है उस पर और दोहरा कराधान बचाव समझौता उस पर हस्ताक्षर किए थे 2008 में। भारत और देखा जाए तो रीजनल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना हो गया, तो भारत इसमें सहयोग कर रहा है। अगर देखा जाए तो बहुपक्षीय क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ रहे हैं, जैसे मेकोंग गंगा सहयोग, रक्षा सहयोग भी काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। जैसे भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास इम्बेक्स का तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है कि दोनों देशों की सीमाओं के बीच में संबंधों को घनिष्ठता मिलती है और उसे बढ़ावा मिलता है। तो भारत म्यांमार संबंधों के ये सारे पहलू हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। तो ये दूसरा आर्टिकल था, आपने देख लिया। तीसरा आर्टिकल आता है भारत फ्रांस संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा हुआ मेंस में है। तो भारत फ्रांस संबंध इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग देखें तो भारत सुर्खियों में क्यों रहा कि गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी। और इस यात्रा के दौरान अगर देखा जाए तो कि उसमें उन्होंने भारत और फ्रांस ने रक्षा उत्पादन पे जो सहयोग के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोड मैप की घोषणा की थी, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो रक्षा क्षेत्रक है उसमें इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, को दोनों मिल करके डिजाइन करें, विकास करें और उत्पादन करें। इनके लिए मिल करके हम लोग काम कर सकते हैं। और रक्षा औद्योगिक सहयोग में जैसे वैज्ञानिक सहयोग हो गया, तकनीकी सहयोग हो गया, डिजिटल सहयोग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, इसमें हमें प्रगति का हमें समर्थन करेगा फ्रांस। और 2047 तक इससे भारत का विकसित भारत के जो विजन है उसको हम लोग स्वीकार कर पाएंगे। इसका 2047 तक का विकसित भारत का विजन जो आपका अंतरिम बजट है उसमें यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, उस बात को बताया गया यहाँ पे। तो भारत और फ्रांस के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन सी चीज़ें हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध हैं, सहयोग के क्षेत्र हैं, ये आपके मेंस के सवाल है, मेंस का सवाल पूछ सकता है। तो भारत का रक्षा और सिक्योरिटीज़ के बीच में संबंध है। जैसे फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करता है, ज्वाइंट जो उद्यम हैं उसकी स्थापना की बात करता है, उन्नत रक्षा प्रणालियों की बात करता है। और इन सारी आपूर्तियों के माध्यम से भारत में जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, राफेल विमान लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। भारत और फ्रांस
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि वरुण जो है, वरुण जो रक्षा अभ्यास है वो नौसेना का है। गरुण है जो है आपका, वो आपका वायुसेना का है। इसी शक्ति जो है वो थल सेना का आयोजन होता है। आतंकवाद से निपटने के लिए जो एनएसजी है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और फ्रांस की जो नेशनल जेंडर मेरी इंटरवेंशन ग्रुप है, उसके बीच में सहयोग किया जा रहा है। अभी भारत जो दोनों देशों ने मिलकर यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे एक जो है कन्वेंशन को, ट्रीटी को अपनाने के लिए कार्य करने का संकल्प भी लिया है। वर्तमान में देखा जाए तो सिप्री की रिपोर्ट 2023, उसमें भारत को हथियारों का दूसरा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो वो आपका फ्रांस है, जिसमें भारत जो कुल रक्षा उपकरण है उसमें फ्रांस 33% जो है वो उसको जो है देता है। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन मैप में आप जानते ही होंगे, उसमें सहयोग के लिए फ्रांस सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि ये देशों के स्वतंत्र, खुला, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो फ्रांस है वो प्रतिबद्ध है, यह भारत के अनुकूल है। ठीक है, अभी आप देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य 2020-2022 में फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रियूनियन में संयुक्त निगरानी मिशन चलाए गए थे। और 2018 में भी दोनों देश क्या थे, एक स्ट्रैटेजिक जो है ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक विजन पे जो है यहाँ पे रणनीतिक विजन पे सहमत हुए, जिसका क्या था कि भारत हिंद प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग की स्थापना की जाए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने में इस रीजन में फ्रांस सहायता भी कर रहा है भारत की। फ्रांस जो है भारत के विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें स्मार्ट शहरों पे ये बहुत अधिक काम कर रहा है। इसमें शहरी विकास में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कैसी क्षमता का दोहन किया जाए, इस पर बात हो रही है यहाँ पे। जिसमें उदाहरण के लिए इस चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना पे भारत फ्रांस सहयोग जो है ये एक नज़ीर है। आर्थिक और व्यापारिक समर्थन भी कर रहा है। वर्तमान में फ्रांस जो है भारत में 11वां सबसे बड़ा जो है विदेशी निवेशक है, जो देखा जाता है रिपोर्ट्स में तो। और ये आपने देखा जाए कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के लिए फ्रांस ने अपना समर्थन भी दिया है। फ्रांस में यूपीआई को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट में काफ़ी अधिक आसानी होगी। टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट में फ्रांस सहयोग कर रहा है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो जितने अंतरिक्ष सहयोग है उसके सभी पहलुओं पर रणनीतिक मार्गदर्शन और शिक्षा दिशा प्रदान करने के लिए जून 2023 में दोनों देशों में रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद भी शुरू किया था। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए असैन्य परमाणु समझौता भी भारत फ्रांस ने किया हुआ है, जिसे जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना इंपॉर्टेंट है ये। और ग्लोबल गवर्नेंस पर भारत और फ्रांस का एक समान मत है, जैसे कि यूएनएससी में भारत की जो अस्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने जो है एक अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और बताया है कि समतापूर्ण और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत का इन संस्थाओं में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी साथ साथ देखा जाए तो अगर फ्रांस ने बहुत सारे जैसे MTCR ग्रुप है, वासेनार व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसमें भी जो भारत की सहायता की है शामिल होने में। जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर भी सहयोग कर रहा है। बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सौर गठबंधन जो है भारत और फ्रांस के सहयोग से ही स्थापित हो पाई, तो यानी कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक कार्य हो रहा है। भारत जो है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नामक HAO जो है आपका HAC जो है ये फ्रांसीसी नेतृत्व वाली जो एक पहल है उसमें शामिल हुआ है, जो 2021 में हरित जो ग्रह है उसकी दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन वर्ष घोषित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कल्चरल और लोगों के बीच में संबंधता जो है ये काफ़ी अधिक बढ़ रही है। अभी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कई बार क्या है कि दोनों देशों के बीच में प्रवासन और आवाजाही पे समझौता हुआ था। ये जो भी छात्र हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, शिक्षाविद हैं, कामगार हैं, उनको आवाजाही को बढ़ाने में मदद करेगा। विला स्वागतम भी है। भारत भर में 16 जो मौजूदा रेसिडेंसी है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी प्रतिभाओं को लाने के लिए रेसिडेंसी केंद्रों का नेटवर्क बनाया गया है। जो ये विला स्वागतम, तो ये भारत की जो क्या है कि भारत की जो समृद्ध व्यवहार कुशलता होती थी, इससे लोग सीख सकेंगे, या फ्रांसीसी कलाकारों और लेखकों का एक ये समुदाय बनाना चाहता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये भारत और फ्रांस के बीच में ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो भारत फ्रांस के संबंधों की टाइमलाइन थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा, तो इसको पहले बताना चाहिए था। तो 2018 में भारत और फ्रांस ने हमने राजनयिक संबंध को स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1962 में 1954 की दिल्ली संधि के तहत प्रमुख जो फ्रांसीसी बस्तियाँ थीं वो भारत को वापस कर दी गई थी, आप जानते होंगे। और 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे भारत और फ्रांस ने साइन कर लिया। इससे हमारा संबंधों काफ़ी अधिक मजबूत हुआ। तो जब आपने देख लिया कि इतने सारे संबंध में है, तो इन संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, और ये चुनौतियाँ आपके UPSC में पूछता भी है, तो ये आपको जानना जरूरी है। क्या चुनौतियाँ हैं? तो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसके प्रति हमारा अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, जो अनेक प्रकार के जो वैश्विक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं,
भारत की जो पोजीशन से इंटरेस्ट है उसके हिसाब से दोनों की राहें अलग अलग हैं, तो ऐसे यहाँ पे चुनौती होती है। दोनों देशों में व्यापार की निम्न मात्रा भी होती है, जैसे कि व्यापार क्या है कि डाइवर्सिफाई नहीं है, कुछ छोटे छोटे सेक्टर में वहीं पे सिर्फ होता है, ये भी समस्या है। जैतपुर में जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उसमें कानून में कई सारे मुद्दे भी, जैसे कि तकनीकी, वित्तीय, सैन्य, इन सारे मुद्दों पे यहाँ पे चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जैतपुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। सहयोग की प्रकृति भी जो है गवर्नेंस टू गवर्नेंस में है, पीपुल टू पीपुल या बिजनेस टू बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में अभी भी ये जो चुनौतियाँ हैं वो बनी हुई हैं, वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में एक मल्टीलेटरल संबंध भी है, बहुआयामी है, ठीक है। जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और वैश्विक चिंता, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और वैश्विक चिंता, इसको आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स को। इस कीवर्ड में जो चीज़ें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको ध्यान देना। साझा मूल्य, कॉमन इंटरेस्ट, आपसी सम्मान है, ठीक है, और वैश्विक जो चिंताएं हैं, ग्लोबल कंसर्न्स हैं, उनके बीच में भारत क्या और फ्रांस, इनके अलग अलग मुद्दे जो हैं उस पर मजबूत साझेदारी है। और इन साझेदारी को बढ़ाने के लिए निवेश और प्रौद्योगिकी जो ट्रांसफ़र है, इसके बीच में हम बिजनेस टू बिजनेस सहयोग स्थापित करके, कल्चरल और एजुकेशन का आदान प्रदान के माध्यम से, पीपल टू पीपल संपर्क को बढ़ावा दे करके हम क्या कर सकते हैं, इस संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। तो ये आप इस तरह से आप निष्कर्ष को लिख सकते हो। कीवर्ड्स पर आप अधिक फोकस करना जरूरी है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अब आता है चौथा वाला आर्टिकल, भारत और यूएई रिलेशनशिप्स सुर्खियों में क्यों रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई की जो है ऑफिशियल यात्रा की थी, और इसने यहाँ पे यूएई ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे हस्ताक्षर कर लिए, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे हस्ताक्षर कर लिए, तो आप जानते होंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आपने पढ़ा होगा। इसमें इस ट्रीटी में जो होता क्या है कि जो भी एक द्विपक्षीय समझौता होता है निवेश संधि के रूप में, जिसमें एक स्टेट का जो नागरिक होंगे, दूसरे राज्य की जो कंपनियां होंगी, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसके लिए नियम और शर्तें दूसरे देशों के साथ जो सरकारें हैं वो तय करती हैं। और ये क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रकार से जो है एक रास्ता खुल जाता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय तौर पर जो है इसमें बात होती है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट पर सबसे बड़ा अधिक इंपॉर्टेंट है, जो भी विवाद होंगे उसके सेटलमेंट की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट वगैरह की चीज़ें होती हैं इसमें। नेशनल ट्रीटमेंट होता है, बहुत बार क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन होता है, कंपनसेशन कई सारे होते हैं उसमें, ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो है इससे क्या होगा कि निवेश को अधिक बढ़ावा मिलेगा भारत और यूएई के बीच में जब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट संधि स्थापित होगी तो, ठीक है। जो विवाद है, बताया ना कि विवाद के लिए जो यहाँ पे व्यवस्था बनती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, तो यहाँ पे बायलैटरल में जैसे कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से, विवाद मध्यस्थता के माध्यम से जो भी विवाद है उसके निपटान के लिए तंत्र मिल जाएगा, और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा, आयात की निर्भरता को ये कम करेगा, ठीक है। ये भारत जो है $5 ट्रिलियन जो डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है लक्ष्य को लेकर के। और यूएई जो है तेल अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए अनेक प्रकार के जो तेल, क्योंकि अब ये इसकी सीमित मात्रा है, तो ऐसे में यूएई काफ़ी दिन तक तेल पे तो निर्भर हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में यूएई भी जो क्या कर रहा है अपनी कि जो आर्थिक विविधता है और लिबरलाइजेशन उनके कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और अपनी अन्य सेक्टर में भी अपने प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे में दोनों देश क्या हैं, विविध सेक्टर में प्रगति के लिए भागीदार के रूप में एकत्रित हो रहे हैं, और इसीलिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को अपनाया गया है। और इसी के विशेषज्ञ बता भी रहे हैं कि इसी के लिए बीआईटी जो है ये उसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और यूएई संबंधों के बारे में एक बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं, अपडेटेड चीज़ें, ठीक है। तो भारत और यूएई के बीच में जो राजनयिक संबंध थे 1972 में स्थापित हुए। 2015 एक ऐसा वर्ष आया जिसमें दोनों देशों के बीच में एक नई रणनीतिक साझेदारी जो है वहाँ पे शुरुआत हुई। 2022 में सेपा पे एक जो है हस्ताक्षर किए गए व्यापक जो है आर्थिक साझेदारी समझौते पे। इसका उद्देश्य था कि दोनों के देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाए, ठीक है। ये बातें थी यहाँ पे। तो दोनों देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और उसके आगे की राह क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग है। ऐसे अगर देखा जाए 2023 सन 2000 के बीच में और 2023 के बीच में भारत में जो यूएई का निवेश कितना है, 20 से 21 बिलियन डॉलर का अनुमान है। बाकी इसमें 15 बिलियन एफडीआई है, और बाकी क्या है, पोर्टफोलियो निवेश है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनटेक सहयोग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए कई सारे समझौते भी हुए हैं, जैसे कि यूपीआई को लिए, एएनआई के लिए, एएनआई के लिए,
और रुपए और जैवान, जैवान जो है किसका, यूएई का एक जो है ये आपका ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम है। तो इन सारे जो पेमेंट के सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका इस्तेमाल करके हम फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो कर सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बीच में भी कई सारी जो है यूएई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि भारतीय बाजार के लिए कच्चे तेल हो गया, एलएनजी एलपीजी हो गया। बहुपक्षीय सहयोग भी काफ़ी अधिक है, जिसमें कि ब्रिक्स, I2U2, यूएफआई, इन सारे सहयोग क्षेत्रों में अलग अलग मंचों का हिस्सा भी है। I2U2 आप जानते होंगे, यूएफआई भी जानते होंगे। यूएफआई मतलब यूएई, फ्रांस और भारत। प्रवासी समुदाय जो हैं और लोगों के बीच में बहुत सारे संबंध हैं। यूएई में क्या है कि लगभग 35 लाख लोग, भारतीय लोग रहते हैं, जो उसकी यूएई की पूरी आबादी का 35% है। यानी आप समझ सकते हो कितनी बड़ी जो आबादी है भारत की वहाँ पे रहती है। और यहाँ पे अभी आप हाल ही में जानते होंगे, आबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, इस पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में सहयोग है, जैसे कि आपका देखा आईमेक हो गया, आईमेक के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, अब इस आईमेक परियोजना के बारे में आपको बताया भी था। इस परियोजना के यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत, यूएई और यूएसए इस सारे गलियारा के भागीदार हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारे कार्यक्रम हैं इसमें यहाँ पे जो हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच में मजबूत संबंध है। जैसे कि यूएई में सीबीएसई बोर्ड और केरल बोर्ड का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है कई सारे इंटरनेशनल भारतीय स्कूल में। आईआईटी दिल्ली का एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस आबू धाबी में भी स्थापित किया गया है। रक्षा सहयोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इसी के लिए एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति भी बनाया गया है। आईडेक्स जो हो गया, नेवडेक्स हो गया, डेजर्ट फ्लाई हो गया, डेजर्ट साइक्लोन हो गया, ये सारे आपके जो रक्षा अभ्यास हैं वो आपके यूएई के साथ होते हैं। आपको याद रखना काफ़ी अधिक जरूरी है। अंतरिक्ष सहयोग भी काफ़ी अधिक हो रहा है। इसरो और यूएई क्या है कि बाहरी अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग के लिए समझौते भी किए हुए हैं। I2U2 का एक महत्वपूर्ण घटक ये भी है। तो ये सारे सेक्टर हैं जिसमें कि यूएई और भारत के देशों के बीच में जो है, यूएई और भारत के बीच में जो है ये संबंध है। हालांकि बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें इसमें सबसे बड़ी बात है जो है क्षेत्रीय अशांति। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो गया, या लाल सागर में जो भी जहाज़ जा रहे हैं तो उस पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो रीजनल जो पीस है वो प्रभावित हो रही है, और जो आईमेक गलियारा है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अप्रवासी मजदूरों का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत को पता है ना, आपको 35 लाख लोग रहते हैं। आप इसमें जाओ स्किल लेबर से लेकर अनस्किल्ड लेबर तक, तो जो वहाँ पे कफाला प्रणाली होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी नियोक्ता होंगे उनको अप्रवासी मजदूरों पे अतार्किक अधिकार मिल जाता है, जिससे इससे उनके मनाधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक, पासपोर्ट जब्ती होती है, वेतन में देरी हो जाती है, आजीविका की खराब स्थितियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ों से यहाँ पे तो क्या है कि इसमें दिक्कतें होती हैं। और ये कफाला प्रणाली मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद होना चाहिए। भारत और यूएई दूसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। भारत और व्यापार और बाजार के संबंध में बहुत सारी इसकी चिंताएं हैं। अब इसमें कफाला प्रणाली में होता यही है कि जो भी आपका माइग्रेंट लेबरर्स होंगे, उस पर जो नियोक्ता होगा वो मतलब वो आपका नैसर्गिक रूप से जो भी मानवीय अमानवीय बातों को छोड़ करके या कानूनी बातों को छोड़ करके, कानूनी चीज़ों को ले करके, छोड़ना नहीं, सबको ले करके कंप्लीट उसका अधिकार होता है कि वो अपने नियोक्ताओं को किस प्रकार से पेश आता है। और ये इसमें जो जितने भी आपके जो खाड़ी के देश हैं वहाँ इसका इस्तेमाल, जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, लेबनान हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं वो उस पर वहाँ पे होता है। इस ये क्या होती है कि जो भी प्रवासी मजदूर होंगे उन पर अब कानूनी रूप से पूर्ण नियंत्रण देती है, पूर्ण नियंत्रण। और इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसको कमज़ोर कर लेती है। और इसके अब पूर्ण जो अधिकार दे देती है, इससे होता क्या है, जितने सारी जो भी जैसे काम के घंटे कितने होंगे, वेतन कितना होगा, आपका कितना मिलेगा, इस पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, वो जितना नियोक्ता दे देगा आपको तो लेना ही लेना है। और ये सारी चीज़ें, व्यापार और बाजार में बाधाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि सीमित क्षेत्र हैं और इन सारी बहुत सारी पहुंच की जो बाधाएं, उसके कारण से भारत से होने वाला निर्यात जो होता है वो प्रभावित भी होता है। ऐसे में हमें आगे क्या करने की चाहिए, तो प्रवासी श्रमिकों का कल्याण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कफाला प्रणाली में सुधार करना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। और यूएई में जो प्रवासी श्रमिक है उसके अधिकार और कल्याणों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना है। भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए सहायता मिलेगी। जो भारत यूएई और जापान के साथ जो है जिस प्रकार 2+2 वार्ताएँ करता है, वैसे हमें यूएई के साथ भी 2+2 वार्ता करनी चाहिए। गैर शुल्क प्रथाओं को कम करना है, जिससे क्या हो कि जो अनेक प्रकार के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें हमें निर्यात संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके।
और ये बहुत ज़रूरी है नॉन टैरिफ बैरियर को ख़त्म करने का। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये देखा जाए कि यूएई जो है इसके साथ संबंध क्या भारत के लिए न सिर्फ जो है एक्सटेंडेड जो पड़ोस प्रथम की नीति है और बल्कि लुक वेस्ट की पॉलिसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो भारत और यूएई के संबंधों में जो सुधार हो रहा है उससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर हैं और सही मार्ग पे भी ये जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन आर्टिकल को भी खत्म कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि 3 जो है 4 आपके आर्टिकल्स आपको मैंने कवर कराया जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जो है भारत यूएई संबंध हो गया, भारत फ्रांस के बीच में संबंध हो गया। ठीक है, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छे, मतलब ये आपको समझ लो कि सवाल यहाँ से डायरेक्ट बनने की पूरी संभावनाएं मेंस में होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपने देखा कि भारत के म्यांमार साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो थी उस पर भी बात की गई यहाँ पे। और इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने पड़ोस प्रथम की नीति को भी बहुत अच्छे से समझा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने अच्छे से तरीके से समझ लिया। तो आईआर में हमने 4 आर्टिकल पढ़ा दिए आज के। फिर नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी कल, उसमें मैं आपको जो है आईआर का ये सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।